नमस्कार दोस्तों, खुश रहो। इस वीडियो में हम सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2025 कक्षा 12 हिंदी सेट 3 पेपर को हल करने की कोशिश करेंगे, जो कि 80 अंक और 3 घंटे का होता है। सामान्य निर्देश आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पेपर में 3 खंड हैं। खंड क में अपठित बोध पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। खंड ख में अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के पाठों पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। खंड ग में आरोह भाग 2 एवं वितान भाग 2 के पाठों पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। बाकी निर्देश आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। पेपर का खंड क, जिसमें अपठित बोध पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न एक अपठित गद्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित 10 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों, किसी भी अपठित गद्यांश को आप इस तरह से हल कर सकते हैं। पहले गद्यांश को पढ़ें, उसके बाद उससे संबंधित पूछे गए प्रश्नों को पढ़ें, और प्रश्नों को पढ़ने के बाद एक बार फिर से अच्छे से ध्यान से यदि गद्यांश को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर दे पाएंगे। गद्यांश देखिए, बहुत ही सुंदर गद्यांश है। बढ़ती उम्र के साथ हमारे दिमाग का संज्ञानात्मक कौशल, पहचानने और याद रखने की क्षमता मंद पड़ने लगती है, पर यह भी सच है कि हमारे दिमाग में यह क्षमता भी है कि उम्र बढ़ने के साथ वह नया सीख भी सकता है और पुराने सीखे हुए पर अपनी पकड़ बनाए रख सकता है। मेडिकल की भाषा में इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, पर इसके लिए आपको नियमित अभ्यास करना पड़ता है। रचनात्मकता बहुत सारी सूचनाओं के होने से ही नहीं आती। हम तब कुछ रच पाते हैं जब सूचनाओं को ढंग से समझते हैं और पूर्व ज्ञान से उसे जोड़ पाते हैं। तभी वह हमारे गहन शिक्षण का हिस्सा बन पाती है और लंबे समय तक हम उसे याद रख सकते हैं। हमारे दिमाग का बड़ा हिस्सा चीज़ों को उनके रेखाचित्र व जगह के तौर पर भी याद रखता है। स्क्रीन पर हम लिखे हुए शब्दों को स्क्रॉल करते हुए आगे बढ़ जाते हैं या कुछ मिनटों बाद ही सोशल मीडिया या दूसरे लिंक्स पर चले जाते हैं, जबकि किताब का बहुआयामी रेखाचित्र और उसमें लिखे शब्द स्थिर होते हैं। मशीनें व्यक्ति को उस तरह प्रेरित नहीं कर पाती जिस तरह प्यार व हमदर्दी से बने रिश्ते। इसलिए स्वीडन समेत कई देश परंपरागत पढ़ाई के तौर तरीकों को आगे बढ़ा रहे हैं। किताबें पढ़ने के बाद हमें अक्सर चीज़ें चित्र या स्थान विशेष के साथ याद रहती हैं। लंबी याददाश्त के लिए डिजिटल कॉपी की जगह किताब को पढ़ना दिमाग के लिए अधिक बेहतर साबित होगा। समय समय पर चीज़ों को दोहराएं, अपने दिमाग को चुनौतियां दें। आप दिमाग को जितनी चुनौतियां देंगे वह उतना बेहतर काम करेगा। सकारात्मकता को जीवन का अंग बनाएं। बहुत ही सुंदर गद्यांश। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए। मैं इस पेपर को हल कर चुका हूँ, इसलिए मुझे दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पहला प्रश्न, कोई भी बात हमारे गहन शिक्षण का हिस्सा कब बन पाती है? तो इसका सही विकल्प है डी, जब समझ से सीखा और अभ्यास किया जाए। दूसरा प्रश्न, गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? तो इसका सही विकल्प है ए, रचनात्मकता बहुत सारी सूचनाओं के होने से आती है। यही असत्य है, बाकी सभी सत्य हैं। तीसरा प्रश्न, कथन और कारण दिए गए हैं। कथन है, किताबों में पढ़ा हुआ हमें पृष्ठ के स्थान विशेष के साथ याद रहता है। कारण, किताबों का बहुआयामी रेखाचित्र व शब्द स्थिर होते हैं। इसका सही विकल्प है डी, कथन तथा कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। रचनात्मकता कैसे आती है? तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिखा जा सकता है। गद्यांश के आधार पर प्राप्त सूचनाओं और ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़कर नया आकार देने की कोशिश करने से रचनात्मकता आती है।
गद्यांश में दिमाग संबंधी किन दो विरोधी बातों का उल्लेख किया गया है? तो गद्यांश में दिमाग संबंधी निम्नलिखित दो विरोधी बातों का उल्लेख किया गया है। पहला, उम्र बढ़ने के साथ संज्ञानात्मक कौशल और स्मरण शक्ति का कमजोर पड़ना। दूसरा बिंदु, उम्र बढ़ने के साथ भी नया सीखने और पुराने को याद रखने की दिमागी क्षमता का होना। गद्यांश में सीखने सिखाने के परंपरागत तरीकों को आधुनिक तरीकों से बेहतर क्यों बताया गया है? इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिखा जा सकता है। पारंपरिक तरीकों में मानवीय रिश्तों में विद्यमान प्यार व हमदर्दी की भावना का होना, जबकि आधुनिक तरीकों में इनका अभाव है। पारंपरिक तरीकों में स्थायित्व होता है, जबकि आधुनिक तरीकों में भटकाव यानी अस्थिरता होती है। गद्यांश के आधार पर याददाश्त बढ़ाने के कोई दो उपाय लिखिए। तो याददाश्त बढ़ाने के दो उपाय गद्यांश के आधार पर। पहला बिंदु, डिजिटल कॉपी की अपेक्षा किताबों को पढ़ना चाहिए। समय समय पर चीज़ों को दोहराना यानी अभ्यास करना चाहिए। चुनौतीपूर्ण कार्यों को करना चाहिए। कोई भी दो बिंदु लिखे जा सकते हैं उत्तर के रूप में। दूसरा प्रश्न, जिसमें एक अपठित पद्यांश दिया गया है जिस पर आधारित 8 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं। पद्यांश देखिए, बहुत ही सुंदर पद्यांश है। बज रहा है शंकरण आह्वान का, बड़ सिपाही के सदृश बलिदान कर, आँख में लेकर चमक संकल्प की, ले हृदय उत्साह वाणी में प्रबल, तू भुजा में नित अमित बल शक्ति ले, और संशयहीन चिंतन ले सबल, उठ अरे ओ देश के प्यारे तरुण, सिंह सम पाषाण सीना तान कर, और संशयहीन चिंतन ले सबल। ओ नए युग के युवक नव शक्तिमय, पथ अंधेरे से ढका सब ओर है, सूर्य समदीपित उठाकर भाल को, देख कैसा सभ्यता का भोर है, पार्थ के सम आँख के प्रतिबिंब से, ओ तरुण उठ लक्ष्य का संधान कर, हस्तगत करके विजय सब ओर बढ़, शत्रु के अभिमान मंडित शीश चढ़, शत्रु के अभिमान मंडित शीश चढ़, मुक्त के संघर्ष में कर दिग्विजय, आज फिर नव एकता के पाठ पढ़, खटखटाती द्वार है युग चेतना, तोड़ दे ए लौह पर तू आन कर। बहुत ही सुंदर पद्यांश। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, पद्यांश में कवि किसे संबोधित कर रहा है? तो इसका सही विकल्प है ए, देश की युवा शक्ति को। दूसरा प्रश्न, पथ अंधेरे से ढका सब ओर है, पंक्ति में अंधेरा किसका प्रतीकार्थ है? तो इसका सही विकल्प है सी, निराशा का। तीसरा प्रश्न, भाल शब्द का अर्थ है? सही विकल्प है बी, मस्तक। लक्ष्य का संधान कर से क्या अभिप्राय है? तो लक्ष्य का संधान कर से अभिप्राय है एकाग्रता से लक्ष्य का निर्धारण कर उसे प्राप्त करने की कोशिश करना। तोड़ दे ये लौहपट तू आन कर, पंक्ति में लौहपट से क्या आशय है? तो पंक्ति में लौहपट से आशय है सभ्यता की जड़ता, राष्ट्र और समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता। इस पद्यांश में क्या प्रेरणा दी गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिखा जा सकता है। पद्यांश में प्रेरणा दी गई है, पहला बिंदु व्यवस्था की जड़ता, राष्ट्र और समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता को तोड़ने की। दूसरा बिंदु ध्यान केंद्रित कर लक्ष्य का संधान करने की। तीसरा बिंदु राष्ट्रीय एवं सामाजिक एकता बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील होने की। चौथा बिंदु संघर्ष द्वारा विजय प्राप्त करने की। कोई भी दो बिंदु लिखे जा सकते हैं। 2 अंक का प्रश्न है। पेपर का खंड ख, जिसमें अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के पाठों पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। तीसरा प्रश्न, जिसमें 3 में से किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखने के लिए कहा गया है, जो कि आपका 6 अंक का प्रश्न है। 3 टॉपिक हैं, 3 में से किसी एक विषय पर रचनात्मक लेख लिखना है। दोस्तों, रचनात्मक लेख किस तरह से लिखना चाहिए, इसके लिए आप चैनल पर दीवार घड़ी पर रचनात्मक लेख वाला वीडियो देख सकते हैं और पूरे में से पूरे अंक ला सकते हैं। चौथा प्रश्न, अभिव्यक्ति और माध्यम के पाठों पर आधारित किन्हीं 4 प्रश्नों के लगभग 40 शब्दों में उत्तर लिखिए। 2-2 अंक के 4 प्रश्न यानी 8 अंक के 5 में से कोई भी 4 करने हैं। पहला प्रश्न, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन को पाठ में खुले मैदान में दौड़ने, कूदने और कुलांचें भरने के समान
क्यों कहा गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। लेखन की निश्चित शैली का न होना। दूसरा बिंदु, विषय और व्यक्ति की प्रकृति के अनुरूप लेखन में विविधता। तीसरा बिंदु, एक ही विषय पर विभिन्न कोणों से विचार करना। कोई भी दो बिंदु लिखे जा सकते हैं। दूसरा प्रश्न, रेडियो नाटक और रंगमंच पर खेले जाने वाले नाटक में क्या अंतर है? तो रेडियो नाटक केवल श्रव्य माध्यम है, रंगमंचीय नाटक दृश्य श्रव्य दोनों का माध्यम है। रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या एवं समय सीमित होता है, जबकि रंगमंचीय नाटक इससे मुक्त है। रेडियो नाटक में मंच सज्जा, प्रकाश व्यवस्था, वस्त्र सज्जा और पात्रों की भाव भंगिमाएं आदि संवादों और ध्वनि प्रभावों के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं, जबकि रंगमंचीय नाटकों में ये अनिवार्य है, सब मंच पर होते दिखता है। कोई भी दो बिंदु लिखे जा सकते हैं। तीसरा प्रश्न, संपादकीय लेखन से आप क्या समझते हैं और इनको लिखने का दायित्व किस पर होता है? तो संपादकीय लेखन किसी घटना, समस्या या मुद्दे पर समाचार पत्र की अपनी राय देना संपादकीय कहलाता है। इसका लिखने का दायित्व संपादकीय समूह पर होता है, जिसमें संपादक, उप संपादक या प्रधान संपादक कोई भी हो सकता है इसका लेखक। अगला प्रश्न, उल्टा प्रामाण्य शैली के समाचार लेखन की मानक शैली बनने का कारण स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिखा जा सकता है। लेखन और संपादन में सुविधा, आकर्षक, ग्राह्य, संक्षिप्त, सीमित समय और स्थान के कारण। 2 अंक का है, 2 बिंदु पर्याप्त हैं। पांचवा प्रश्न, संवाददाता और विशेष संवाददाता में क्या अंतर है? तो संवाददाता सामान्य घटना अथवा समाचार को कवर करने वाला होता है, जबकि विशेष संवाददाता विशिष्ट क्षेत्र या विषय पर गहन जानकारी और विश्लेषण के साथ विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाला पत्रकार जो होता है उसे विशेष संवाददाता कहा जाता है। 5 में से कोई भी 4 करने थे। प्रश्न संख्या 5, जिसमें व्यक्ति और माध्यम के पाठों पर संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। 3 में से कोई भी 2 प्रश्न करने हैं। लगभग 80 शब्दों में उत्तर देना है, यानी 4-4 अंक के 2 प्रश्न, 8 अंक के। 3 में से कोई भी 2 करने हैं। पहला प्रश्न, नाटक और कहानी की आत्मा के कुछ मूल तत्वों के एक होते हुए भी दोनों में क्या भिन्नता है? तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिखा जा सकता है। अभिनय के माध्यम से मंच पर नाटक की प्रस्तुति होती है, जबकि कहानी को कहा या पढ़ा जाता है। नाटक में लेखक, निर्देशक, पात्र, दर्शक, श्रोता एवं अन्य लोगों से जुड़ाव होता है, जबकि कहानी का संबंध केवल लेखक और श्रोता या पाठक से होता है। नाटक में मंच सज्जा, ध्वनि, प्रकाश व्यवस्था आदि अनिवार्य होते हैं, जबकि कहानी में इनकी आवश्यकता नहीं है। नाटक की प्रस्तुति अनिवार्यतः संवादों के माध्यम से होती है, जबकि कहानी में संवाद सीमित होते हैं। नाटक में द्वंद्व अधिक और कहानी में अपेक्षाकृत कम होता है। 4 अंक का प्रश्न है, कोई भी 4 बिंदु लिखे जा सकते हैं। दूसरा प्रश्न, विशेष रिपोर्ट किसे कहते हैं? इसके विभिन्न प्रकारों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। तो विशेष रिपोर्ट गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट को विशेष रिपोर्ट कहा जाता है। इसके प्रकार हैं: खोजी रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, विवरणात्मक रिपोर्ट। खोजी रिपोर्ट मौलिक शोध और छानबीन के जरिए ऐसी सूचना या तथ्य सामने लाना जो सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध न हो, उसे खोजी रिपोर्ट कहा जाता है। इन डेप्थ रिपोर्ट सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध सूचनाओं, तथ्यों, आंकड़ों की गहरी छानबीन के आधार पर किसी घटना, समस्या या मुद्दे से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाने वाली रिपोर्ट इन डेप्थ रिपोर्ट कहलाती है। विश्लेषणात्मक रिपोर्ट किसी घटना या समस्या से जुड़े तथ्यों के विश्लेषण और व्याख्या पर जोर देने वाली रिपोर्ट विश्लेषणात्मक रिपोर्ट कहलाती है। विवरणात्मक रिपोर्ट किसी घटना या समस्या के विस्तृत और बारीक विवरण को प्रस्तुत करने वाली रिपोर्ट विवरणात्मक रिपोर्ट कहलाती है। तीसरा प्रश्न, रेडियो समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो रेडियो समाचार की भाषा सरल, सहज और आम बोलचाल की होनी चाहिए। छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। संकेत चिन्हों का प्रयोग वर्जित है। कठिन, भ्रामक, द्व्यर्थी और लंबे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 1 से 10 तक के अंकों को शब्दों में, 11 से 9 से 99 तक अंकों में तथा उससे आगे शब्दों में लिखना चाहिए। संक्षिप्ताक्षरों के प्रयोग से बचना चाहिए। 4 अंक का प्रश्न है, कोई भी 4 बिंदु लिखे जा सकते हैं। अगला पेपर का खंड ग, जिसमें आरोह भाग 2 और वितान भाग 2 के पाठों पर आधारित प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6,
जिसमें एक पठित काव्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं 5 अंक के। जो काव्यांश है वो उषा कविता से लिया गया है। काव्यांश देखिए, प्रातः नवता बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर सेक जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल्दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। बहुत ही सुंदर काव्यांश उषा कविता से लिया गया है। पहला प्रश्न, चौके के गीले होने का क्या भावार्थ है? तो इसका सही विकल्प है बी, वातावरण में नमी। दूसरा प्रश्न, कथन, उषा कविता गाम की सुबह का गतिशील चित्र है, कारण कविता में वर्णित उपमान इस कविता को गाम की सुबह से जोड़ते हैं। और इसका सही विकल्प है डी, कथन तथा कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तीसरा प्रश्न, काव्यांश का वर्ण विषय है, इसका सही विकल्प है ए, सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र। चौथा प्रश्न, कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमिलित कीजिए और सही विकल्प चुनकर लिखिए। काली सिल का लाल केसर से धुला होना यानी उज्ज्वलता, राख से लिपा हुआ चौका यानी पवित्रता, और गौर वर्णा युवती की जल में झिलमिलाती देह यानी निर्मलता। और इसका जो सही विकल्प है वो है बी, पहले में दूसरा, दूसरे में पहला और तीसरे में तीसरा। पांचवा प्रश्न, उषा का जादू क्यों टूट जाता है? तो इसका सही विकल्प है बी, आकाश में सूर्योदय के हो जाने से, आकाश में सूर्योदय के हो जाने से, बी विकल्प सही है। सातवां प्रश्न, कि नहीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 शब्दों में लिखिए। 3-3 अंक के 2 प्रश्न यानी 6 अंक के प्रश्न, 3 में से कोई भी 2 प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न, कैमरे में बंद अपाहिज कविता दृश्य संचार माध्यम की संवेदनहीनता का उदाहरण है, सिद्ध कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिखा जा सकता है, शारीरिक चुनौती झेलने वाले व्यक्ति से पूछे जाने वाले असंवेदनशील प्रश्न, अपेक्षित भाव भंगिमा लाने का निर्देश देना, निर्धारित समय में पीड़ा बताने का निर्देश देना, मनवांछित सफलता न मिलने की खीज। 3 अंक का प्रश्न है, कोई भी 3 बिंदुओं का उल्लेख किया जा सकता है। बच्चों को कपास की तरह कोमल और उनके पैरों को बेचैन क्यों कहा गया है? पतंग कविता के आधार पर लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिखा जा सकता है, निश्चल बच्चों की भावना कल्पनाओं का कपास की तरह निर्मल और कोमल होना, पतंग उड़ाते बच्चों की चंचलता एवं गतिशीलता के कारण बच्चों को कपास की तरह कोमल और उनके पैरों को बेचैन कहा गया है। तीसरा प्रश्न, तुलसीदास ने कवितावली के छंद में पेट की आग को बड़वाग्नि से भी बड़ा क्यों कहा है? इस अग्नि का संबंध तुलसी के अनुसार किस प्रकार किया जा सकता है? क्या आप उनके विचार से सहमत हैं? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। तो पेट की आग को बड़वाग्नि से भी बड़ा क्यों कहा है? पेट की अग्नि से विवश हो मानव द्वारा नैतिक अनैतिक धर्म अधर्म के बारे में विचार न करना, यानी पेट को भरने के लिए लोग कुछ भी करने पर मजबूर हैं। और इस अग्नि का संबंध तुलसीदास जी किस प्रकार देख रहे हैं, किसमें देख रहे हैं? राम रूपी घनश्याम के कृपा जल में। विचार से सहमति असहमति आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। 8वां प्रश्न, कि नहीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में, 2-2 अंक के 2 प्रश्न यानी 4 अंक के, 3 में से कोई भी 2 प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न है, चिड़िया के उड़ने और फूलों के खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है? कविता के बहाने कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिखा जा सकता है, चिड़िया और कविता दोनों का उड़ान भरना, चिड़िया का पंखों के सहारे उड़ान भरना, कविता में कवि की कल्पनाओं और भावनाओं की उड़ान। चिड़िया की उड़ान सीमित होती है जबकि कविता में कल्पना की उड़ान असीमित होती है। फूलों का खिलना, कविता के समान ही खिले फूलों में भी सौंदर्य कोमलता एवं आनंद होता है।
फूलों का सौंदर्य अल्पकालीन यानी थोड़े समय का होता है, जबकि कविता अनंत जीवन और आनंद से युक्त होती है। खिलकर मुरझा जाना फूलों की नियति है, जबकि सदैव नए अर्थ ग्रहण कर कालजयी बने रहना कविता का स्वभाव है। दूसरा प्रश्न, बात की चूड़ी मर जाने का क्या अर्थ है? चूड़ी मर जाने का क्या परिणाम हुआ? बात सीधी थी, कविता के आधार पर बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं। बात की चूड़ी मर जाने का अर्थ है बात का प्रभावहीन यानी असरहीन हो जाना, और इसका परिणाम यह हुआ कि कथ्यिका भाषा में उलझकर रह जाना, कविता का स्वाभाविक विकास अवरुद्ध यानी रुक जाना। तीसरा प्रश्न, बादल को विप्लव के बादल क्यों कहा गया है? बादल राग कविता के संदर्भ में लिखिए। तो बादल को विप्लव के बादल इसलिए कहा गया है क्योंकि शोषित वर्ग में नवीन क्रांति का प्रतीक होना, साहस एवं उत्साह का संचार करना, पूंजीपतियों में भय व्याप्त होना इत्यादि। कोई भी 2 बिंदुओं का उल्लेख किया जा सकता है। 2 अंक का प्रश्न है। 9वां प्रश्न, जिसमें एक पठित गद्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित 1-1 अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं। 5 अंक के जो गद्यांश है वो बाजार दर्शन पाठ से लिया गया है। गद्यांश देखिए, बहुत ही सुंदर गद्यांश है। पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, वह यह कि बाजार जाओ तो खाली मन ना हो, मन खाली हो तब बाजार ना जाओ। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए, पानी भीतर हो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। मन लक्ष्य से भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा, तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। यहाँ एक अंतर समझ लेना बहुत ज़रूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह है नहीं है कि मन बंद रहना चाहिए। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। शून्य होने का अधिकार बस केवल परमात्मा का है, ईश्वर का है। पहला प्रश्न, गद्यांश में लू और पानी का उदाहरण किस उद्देश्य से दिया गया है? तो सही विकल्प है बी, बाजार की चकाचौंध से बचने के लिए। अगला प्रश्न, बाजार को कृतार्थता कौन प्रदान करता है? तो सही विकल्प है सी, जो अपनी जरूरत के अनुसार ही खरीदारी करता है। तीसरा प्रश्न, जिसमें एक कथन और कारण दिया गया है। कथन है बाजार की असली कृतार्थता आवश्यकता के समय लोगों के काम आना है। कारण, बाजार का मुंह का आमंत्रण लोगों में चाह जगाता है। तो सही विकल्प है सी। कथन तथा कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की गलत व्याख्या करता है। सी विकल्प सही है। चौथा प्रश्न, कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनकर लिखिए। मन भरा होना यानी मन का तृप्त होना, मन बंद होना यानी मन का शून्य होना, मन खाली होना यानी मन का तृषित होना। और इस प्रकार सही विकल्प है ए, पहले में दूसरा, दूसरे में तीसरा और तीसरे में पहला। ए विकल्प सही है। 5वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गद्यांश के मूल भाव को व्यक्त करता है? तो सही विकल्प है ए, आवश्यकताओं को समझ बाजार का उपयोग करें। ए विकल्प सही है। 10वां प्रश्न के नहीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में लिखना है। 3-3 अंक के 2 प्रश्न यानी 6 अंक के प्रश्न। 3 में से कोई भी 2 प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न है श्रीश को अवधूत क्यों कहा गया है? इसके माध्यम से लेखक ने क्या प्रेरणा दी है? तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिखा जा सकता है। श्रीश को अवधूत इसलिए कहा गया है क्योंकि बाह्य परिवर्तनों के बीच भी अविचलित बने रहना, विपरीत परिस्थितियों के बीच भी सरस बने रहना, कोमल और कठोर दोनों भावों का एक साथ निर्वहन करना। कोई भी 2 बिंदु लिख सकते हैं। इसमें लेखक ने क्या प्रेरणा दी है? तो इसमें लेखक ने विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य एवं संयम धारण कर अविचल बने रहकर जिजीविषु बने रहने की प्रेरणा दी है। दूसरा प्रश्न, रात्रि की विभीषिका कैसी थी? ढोलक किस रूप में उससे चुनौती देती थी? पहलवान की ढोलक पाठ के आधार पर लिखिए। तो रात्रि की विभीषिका, चारों तरफ निस्तब्धता और अंधकार का वातावरण होना,
सियारों कुत्तों का क्रंदन और पेचक की डरावनी आवाज़, हैजे से पीड़ित गांव वालों की कराहटें। ढोलक किस प्रकार चुनौती देती है? तो ढोलक की आवाज़ का ताल ठोकर ललकारना और गांव के लोगों में महामारी के डर को दूर करना, महामारी से लड़ने में लोगों में साहस पैदा करना। तीसरा प्रश्न, महादेवी अपने और भक्तिन के संबंध को सेवक और स्वामी का संबंध क्यों नहीं मानती थी? भक्तिन पाठ के आधार पर लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिखा जा सकता है। भक्तिन का स्वेच्छा से काम करना, कभी कभी महादेवी जी की आज्ञा की अवहेलना करना, सेविका होने के बजाय संरक्षिका का भाव रखना, दोनों के बीच आत्मीयता का संबंध होना। इस प्रकार 3 अंक का प्रश्न, कोई भी 3 बिंदु लिखे जा सकते हैं। 11वां प्रश्न कि नहीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में 2-2 अंक के 2 प्रश्न, यानी 4 अंक के 3 में से कोई भी 2 प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न है, शीर्ष के फल फूलों के विषय में लेखक और कालिदास के विचारों का विरोधाभास पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो शीर्ष के फल फूलों के विषय में कालिदास का विचार है, कालिदास का मानना है कि शीर्ष के फूल कोमल होते हैं, वे केवल भौरों के पदों का ही दबाव सहन कर सकते हैं, पक्षियों के भार का नहीं। जबकि लेखक का मानना है कि शीर्ष का सब कुछ कोमल नहीं होता, उसके शीर्ष के जो फल हैं वो इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने तक भी वो डाली पर बने रहते हैं, अपना स्थान नहीं छोड़ते। अर्घ्य क्या होता है? लेखक की जीजी मेढक मंडली पर डाले जाने वाले पानी को अर्घ्य क्यों समझती है? काले मेघा पानी दे पाठ के आधार पर लिखिए। तो अर्घ्य देवी देवताओं को जल अर्पित करना अर्घ्य कहलाता है, और लेखक की जीजी मेढक मंडली पर डाले जाने वाले पानी को अर्घ्य इसलिए समझती है क्योंकि ऋषि मुनियों की परंपरा से प्रभावित जीजी द्वारा इसे त्याग, दान और पानी की बुवाई मानना। अगला प्रश्न तीसरा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के आधार पर लोकतंत्र का आशय स्पष्ट कीजिए। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के आधार पर लोकतंत्र का आशय है, पहला बिंदु सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति, दूसरा बिंदु समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम लोकतंत्र है, साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव। कोई भी 2 बिंदु लिखे जा सकते हैं, 2 अंक का प्रश्न है। 12वां प्रश्न कि नहीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 100 शब्दों में 5-5 अंक के 2 प्रश्न, यानी 10 अंक के प्रश्न। वितान भाग 2 से 3 प्रश्न है, 3 में से कोई भी 2 प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न है, खुदाई में मिले लगभग 700 कुओं, महाकुंड, पक्की ढकी नालियों की समुचित व्यवस्था के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में क्या धारणा बनती है? स्पष्ट कीजिए। तो खुदाई में मिले लगभग 700 कुओं, महाकुंड, पक्की ढकी नालियों की समुचित व्यवस्था के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में निम्नलिखित धारणा बनती है। पहला बिंदु, नदी के किनारे बसा सुव्यवस्थित नगर, वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण, कुएं खोदकर भूजल तक पहुंचने वाली विश्व की पहली ज्ञात संस्कृति, सामूहिक स्नान के लिए बने स्नानागार, जल संरक्षण का उत्कृष्ट प्रबंध, जल निकासी की समुचित व्यवस्था, उन्नत एवं सुनियोजित नालियों की व्यवस्था, हर घर में स्नानागार का होना, कुंड के पानी से रिसाव के लिए, अशुद्ध पानी अंदर आने से रोकने के लिए कुंड के तल में और दीवारों पर पक्की ईंटों से चूने और चिरोड़ी के गारे से चिनाई। इस तरह से 5 अंक का प्रश्न है, कोई भी 5 बिंदुओं का उल्लेख किया जा सकता है। जूझ कहानी प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच संघर्ष की कहानी है, सिद्ध कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं, जूझ कहानी प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच संघर्ष की कहानी इस प्रकार है। पहला बिंदु, कठिन परिस्थितियों से हार न मानकर संघर्ष करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कथा। दूसरा बिंदु, पाठशाला जाने के लिए अपनी मां और दत्ताजी राव के सहयोग से पिता को मनाना। तीसरा बिंदु, खेतों में काम करते हुए भी आनंदा का अपनी पढ़ाई जारी रखना। सहपाठियों द्वारा उड़ाई जाने वाली खिल्ली यानी उपहास को सहन करना। सद्व्यवहार से अध्यापकों एवं सहपाठियों का दिल जीतना। खेतों में काम करते हुए कविता लेखन और शौक को पूरा करना। 5 अंक का प्रश्न है, कोई भी 5 बिंदु लिखे जा सकते हैं इस प्रकार। तीसरा प्रश्न, यशोधर बाबू की पत्नी मुख्यतः पुराने संस्कारों वाली थी, फिर किन कारणों से वह आधुनिक बन गई? उसके इस आचरण पर यशोधर बाबू की क्या प्रतिक्रिया थी? इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं, यशोधर बाबू की पत्नी मुख्यतः पुराने संस्कारों वाली थी, वह निम्नलिखित कारणों से वह आधुनिक बन गई। पहला बिंदु, कारण का आधुनिकता की पक्षधर होना, नई पीढ़ी की सोच के अनुरूप खुद को ढालने में सक्षम, संतान की प्रत्येक बात में सहमति देना,
और फैशन परस्त होना। और यशोधर बाबू की प्रतिक्रिया होती थी, सानियल बुढ़िया, चटाई का लहंगा, या बूढ़ी मुंह वहाँ से, लोग करें तमाशे, कहकर पत्नी के विद्रोह को मजाक में उड़ा देना, पत्नी की आधुनिकता को पसंद ना करना, पत्नी की फैशन परिस्थिति से चिढ़ना, सम हाउ इम्प्रॉपर कहते हुए असहमति व्यक्त करना। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिखा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।